वजन ज्यादा होने की वजह से उनको, ओके, यहाँ अगर आपको कुछ भी आया होगा वहां पे गॉट इट पे क्लिक करना है, ठीक है, लीव मीटिंग पे नहीं जाना, गॉट इट पे क्लिक करिए आप लोग, ठीक है, ताकि क्योंकि वो अभी हमारी लिमिट क्रॉस हो गई ना, तो यूट्यूब में लाइव हो जाएगा, तो आप लोग को गॉट इट पे क्लिक करना है, लीव मीटिंग में कोई भी क्लिक नहीं करना, गॉट इट पे करिए, ठीक है। सो मेरे हस्बैंड का जो है वजन उनके आइडियल वेट से बहुत ज्यादा था, और वजन ज्यादा होने की वजह से उनको नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, घुटने डैमेज हो चुके थे 70% डॉक्टर्स के अनुसार। और जैसे ही उनका 14 kgs वेट लॉस हुआ, तो ऑटोमेटिक जो नी रिप्लेसमेंट का जो बोले थे डॉक्टर ने, वो उनका रिवर्स हो गया, मतलब कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत ही बढ़िया, मतलब पहले जो कट कट की आवाजें आती थी घुटने में से, वो सारी चीजें उनकी रिलीफ हो गई इस कम्युनिटी में आने के बाद। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस कम्युनिटी का, मेरे सुपर कोचेस का, सभी लोगों का, जिनकी वजह से ये चीजें पॉसिबल हुई है, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आज मैंने जितने भी अभी तक के जितने लोगों से बात करी, उन सब में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम मुझे सामने आया वो है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, है ना। कई लोगों को फर्टिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये आज की डेट में अगर देखा जाए इंडिया में, तो हमारे इंडिया में कम से कम 80% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। 20% ही ऐसी फीमेल होंगी जिनको नेचुरल तरीके से कंसीव हो जा रहा है, लेकिन 80% चैलेंजेस इसी टाइप के हैं कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर रहना, थायराइड हो जाना, मैक्सिमम लेडीज को थायराइड होता है, थायराइड की वजह से पीरियड्स प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि पीरियड्स प्रॉब्लम होने की वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखिए, जैसे अभी मैम ने बताया, एक मैम ने यहाँ पर शेयर किया कि पीरियड्स में पेन होता है बहुत ज्यादा, है ना, इतना पेन कि 2 दिन तक के बेड से उठते नहीं। तो ये जो पेन होना होता है ना, हम लोग अगर जनरली हमारे बच्चे, अगर बेटियां हैं, हमें कितने लोगों को यहाँ पर बच्चियां हैं, बेटियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, है ना, सब बहुत सारे, जैसे शकुंतला मैम बता रहे, उन्नति मैम हैंड रेज कर रहे हैं, बेटी हैं। तो उनको जब पीरियड्स आते हैं ना, तो उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, बच्चियों के तरफ, 12 साल 13 साल की एज में आजकल। और कुछ कुछ लोग बच्चों को तो आजकल और जल्दी आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा जब हम लोग, अपन लोग जब छोटे थे, तो 9th 10th में जब जाते थे, 15 16 साल के होते थे, तब पीरियड्स आता था, है ना। लेकिन आजकल बच्चों को बहुत फास्ट, मतलब बहुत कम एज में पीरियड्स आने लगे, आजकल 12 13 साल में आने लगे, कोई कोई बच्चों को तो 5th 6th स्टैंडर्ड में ही पीरियड्स आ जाता है। तो मतलब समय देखिए कितना ये हो गया है, जब हमारे समय में 8 9 10th के एज में पीरियड्स आते थे, लेकिन अभी 5th 6th 7th में ही पीरियड्स आने लग गए। तो हमें अपने बच्चियों की तरफ ना, उनके खान पान की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं क्यों बोली जिनको बेटियां हैं उनको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमने, बोलते ना, एक पौधा, ध्यान से सुनिए, एक पौधा जब वो बीज हम लोग डालते हैं, तो बीज को उगाने के लिए उसके तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब उसमें पानी हो गया, उसमें खाद हो गया, मट्टी प्रॉपर है कि नहीं, सनलाइट है कि नहीं, हवा मिल रही है कि नहीं, एयर, ये सब हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है, और फिर उसमें हम लोग को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो मजबूत होते जाता है। जब एक वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, उसका तना बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो बड़ा होने लगता है, और ऑटोमेटिक वो फल भी देने लगता है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है, जब बच्चियों का पीरियड्स आना स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब बच्चियों का पीरियड आना स्टार्ट होता है, उस समय में हमें उनके खान पान, मतलब उनका डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उनके स्लीप जो है पैटर्न, उसके तरफ ध्यान देना है। वो मैं चीजें आपको बताऊंगी सॉल्यूशन के तौर पे। लेकिन होता क्या है, जनरली हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, कर लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, मैगी नूडल्स खा लेते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। और ये ही मजबूती हमें अब देखना है, मतलब कब, जब उनका पीरियड्स आ रहा है तब, ठीक है। तो मेन जब पीरियड्स आते वक्त जिनको मसल्स में, मतलब बहुत क्राइम्स आ रहा है, बहुत दर्द होता है ऐसे। अच्छा मुझे बताइए, कितने लोग हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है, पीरियड्स के समय में सीवियर पेन होता है, इतना पेन। और ऐसा नहीं कि मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, हम बड़ों के भी साथ में ऐसा होता है, जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस हो रहे हैं ना, उनके साथ में भी ये चैलेंज होता है। तो हैंड रेस करिएगा, मतलब या तो फिर हाँ, मैनुअली भी कर सकते हैं, या ऐसे भी, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपीरियंस नहीं ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए सिर्फ जो मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे पीरियड्स में क्राइम्स आता है, तो इसको नॉर्मल नहीं समझा है। बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ सबको होता है, कॉमन है, तुमको भी हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं, बोलते हैं थोड़ी देर आराम करो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना।
बड़े बुजुर्ग जो भी हमें मम्मी नानी दादी लोग, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स में पेन आना ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि वो एबनॉर्मल पेन होता है लड़कियों के लिए। और पीरियड्स में यदि प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो पीरियड्स में अगर आपको पेन आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो ओवरी होती है ना, ओवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और वहां की जो मसल्स हैं वो, उसमें भी प्रॉब्लम है। आपका अगर वेट ज्यादा है, बच्चों का वेट ज्यादा है या अंडर वेट भी है सपोज, तो बट जो ओवरी है ना, उसके मसल्स में प्रॉब्लम है, या आपका फैट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, या और मसल परसेंटेज जो है वो कम हो सकता है, इसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। फैट परसेंटेज ज्यादा और मसल परसेंटेज कम। आपको पता है, हमेशा जब भी वेट लॉस या वेट गेन के प्रोसेस में आते हैं, तो हमेशा फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और मसल परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। फैट परसेंटेज कम, मसल परसेंटेज ज्यादा। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रांग रहेगा तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। फैट ज्यादा रहेगा तो हम लोग तुलतुले हो जाएंगे, वजन ज्यादा हो जाएगा, और उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आपको स्लाइड्स के थ्रू भी जाऊंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्लाइड्स को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन पहले बताती हूँ कि फर्टिलिटी में की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 10 में से 5 और 6 लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स है। मैंने बताई ना, पूरे इंडिया में 80% महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स है ही, कि नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, और मिसकैरेज होने के बाद में बहुत सारे उसके बाद में रह ही नहीं रहा है ना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। या किसी किसी को एक बच्चा हो चुका है, सेकंड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कोई है क्या जिनको एक बेबी है, उसके बाद में सेकंड हो ही नहीं रहा है, कंसीव ही नहीं हो पा रहा है? अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है, ठीक है, और आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो, और हाँ, यहाँ पर ना मेल भी बैठे हैं, कुछ मेल फैमिली मेंबर्स, हमारे भाई लोग, तो आप लोग नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं है, आपको भी सुनना है, क्योंकि आपके भी घर में फीमेल्स हैं। और फर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी, ये चैलेंज सिर्फ लेडीज का ही नहीं है, ये जेंट्स को भी हो सकता है। इस कारण से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। हम हमेशा जब कंसीव नहीं होता है तो एक फीमेल को ही ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से नहीं रुक रहा, लेकिन कई बार जो चैलेंज है वो जेंट्स के वजह से भी आता है। तो ध्यान से सुनिए, जब भी हम माँ बनने मतलब जब भी कोई वुमन माँ बनती है, और ऑलरेडी उसको के शरीर में सारी चीजें हैं, तो बच्चा पैदा करने के लिए आसानी होती है। बट अगर वहां कहीं ना कहीं फीमेल में कोई कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, तो चैलेंज बढ़ता है। आजकल लेडीज आईवीएफ की तरफ दौड़ती है। आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से बेबी को डेवलप करना, और उसको फिर फीमेल के अंदर में इंसर्ट करना। मतलब स्पर्म जो है मेल का वो लेना, जो फीमेल है उसका एग लेना, उसको फर्टाइल करना, और फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से वापस ओवरी में छोड़ना, फिर उसको बोलते हैं आईवीएफ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स के थ्रू हम लोग जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, इनफर्टिलिटी का मेन रीजन क्या है, ये आपको ये जो 6 रीजन यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला रीजन है नॉट ओवुलेटिंग। नॉट ओवुलेटिंग ये भी मैं आपको बताऊंगी विथ स्लाइड। मतलब ओवुलेशन का समय, जब पीरियड्स आता है, हमारे ओवरी के अंदर में एग्स होते हैं, और वो एग्स फर्टाइल होने चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर एग्स की क्वालिटी सही नहीं है, तो बेबी कंसीव नहीं होगा। तो ओवुलेशन पीरियड्स आपका सही नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट जो है मेल इनफर्टिलिटी, मतलब स्पर्म का जो काउंटिंग है वो सही नहीं है, या तो फिर स्पर्म जो होते हैं मेल में, अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें डायरेक्टली बोलूंगी, और उसमें कुछ भी शर्माना नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, तो किसी भी प्रकार का शर्माने की जरूरत नहीं है। अब मेल इनफर्टिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की क्वालिटी या तो खराब रहेगी, या तो फिर स्पर्म की काउंटिंग कम रहेगी। स्पर्म की काउंटिंग कम रहेगी, या तो स्पर्म की क्वालिटी, मतलब उसका जो ग्रोथ है वो सही नहीं रहेगा। वो मैं आपको आगे में समझाऊंगी। नेक्स्ट जो है एज फैक्टर। अगर आपकी एज 35 अबाव है, मतलब 35 अबाव होने के बाद में एग का जो डेवलपमेंट है ना ओवरी के अंदर, वो कम होने लगता है। इस कारण से भी इनफर्टिलिटी का चैलेंज आता है। उसके बाद में होता है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। मतलब हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी में होते हैं,
वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आप सिर्फ समझ लीजिए, मैं आपको वन बाय वन स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगी। फेलोपियन ट्यूब में जो है ना, वहां पर दरार, गैप मतलब सॉरी ब्लॉकेज आता है, उसके वजह से क्या होता है, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता, या तो फिर एग जो है वो वहां से रिलीज होके बाहर नहीं आ पाता, इस कारण से प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो, उस लेयर जो है वो या तो एकदम थिन रहेगी या तो एकदम थिक रहेगी, इसके कारण भी चैलेंज आएगा। उसकी लेयर प्रॉपर होनी चाहिए, दैट्स वाई इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। और अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ये कि हम लोग को कोई ना कोई मेडिसिन लगी हुई है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अगर इसकी मेडिसिन आप लोग लंबे समय तक खा रहे हैं तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, व्हाई इज ओवुलेशन इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है ओवुलेशन? प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट ओवुलेशन। अगर ये ओवुलेशन नहीं हुआ, ये देखिए ये हमारी ओवरी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ से स्पर्म एंटर कर रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर ध्यान से देखिए सारे लोग, अगर आप लोग काम भी कर रहे हैं ना तो देखते जाइए और समझने की कोशिश करिए। ये ओवरी है, ओवरी में ये फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर ये हमारा एग बनता है, यहाँ से एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करके यहाँ पर चिपक जाता है, आपको दिखाती हूँ आगे। और फिर वहां पर आते हैं स्पर्म, और वो उसको वहां पर मिक्स होने के बाद में ही वो क्या होता है, बेबी कंसीव होता है। ये देखिए, ये है हमारी ओवरी वजीना, यहाँ पर ये है ओवरी। अब एक बेबी बनने का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखेगा, ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर सुनिए ध्यान से देखिए, ओवरियन स्ट्रोमा मतलब ये जो है ना ओवरी के अंदर में ये बनते हैं यहाँ पर एग्स। अगर यहाँ पर फॉलिकल्स हैं, या तो फॉलिकल्स मतलब क्या, जैसे भी गंदा जो ब्लड होता है या गंदा फ्लूइड होता है उसका गुब्बारे बन जाना, तब होता है पीसीओडी का प्रॉब्लम। मतलब आपका पीरियड्स इरेगुलर रहेगा, आपके पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होगी, मसल्स में क्राइम आएगी, पीरियड्स कम कम आएगा, बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बढ़िया ओवरी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो यहाँ पर एग बनते हैं हमारे फीमेल के शरीर में, यहाँ ओवरी के अंदर में यहाँ पर एग बनते हैं। एग बनने के बाद में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होना मतलब एग वहां से निकल कर इस फेलोपियन ट्यूब में आकर चिपकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये एग बना, एग बनने के बाद में वो वहां से निकल के बाहर आया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आया। यहां से जब स्पर्म एंटर करते हैं, इस बीच में अगर कांटेक्ट हुआ मेल फीमेल के साथ, ठीक है, फीमेल का मेल के साथ में अगर कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ से स्पर्म आते हैं और फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए वो यहाँ पर जाते हैं, इस एग के साथ में वो फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एग है, यहाँ पर स्पर्म एंटर कर रहे हैं। फर्टिलाइज होने के बाद में डे वन, एग न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस मतलब एग और स्पर्म को मिलने के बाद में यहाँ पर वो फर्टाइल होने के बाद में जो डे वन, डे टू, डे थ्री बोलते हैं ना, कि जो मंथली साइकिल्स के 10 डेज के बाद में जो बीच के 10 डेज होते हैं, वो ही फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट पीरियड होता है। तो ये जो समय है, इस समय हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हमने कुछ कंसीव करने के बारे में सोचे तो रह सकता है, क्योंकि उस समय में एग निकलकर मतलब हमारे ओवरी से निकलकर कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में अगर हमने उस बीच में कांटेक्ट किए तो स्पर्म वहां पर आकर मिक्स होगा, और फिर ये जो 10 दिन होते हैं ये फर्टाइल होकर ये कहाँ आ जाएगा, हमारे वजिनल सॉरी हाँ ये वजिनल एरिया के ओवरी में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बेबी जो है ये बनता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है, ये प्रोसेस में यहाँ पर बेबी बड़ा होता है। अब ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये है एंडोमेट्रियम लेयर। कई बार प्रॉब्लम वहां आती है। अभी देखिए, कॉमन कॉजेज ऑफ ओवुलेशन एंड ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कॉमन कौन से प्रॉब्लम्स है, ओवुलेशन सिंड्रोम होता है, ध्यान से सुनिएगा। पीसीओएस, पीसीओएस मतलब क्या, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। और पीसीओडी मतलब क्या, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज। मतलब हमारी जो ओवरी है वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, वहां पर जो पॉलिप्स बन जा रहे हैं गंदे फ्लूइड का। अब ये पॉलिप्स कैसे बनते हैं, हम लोग जो हमारा जो खाना है, गलत तरीके का खान पान हो गया, या हमारा जो लाइफस्टाइल जो गड़बड़ चल रही है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे नींद ना लेना, बहुत ज्यादा एक्सर्शन करना, इसके कारण से। और ये पीसीओडी मतलब यहाँ पर, यहाँ पीसीओडी में क्या होगा, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज,
मतलब आपकी सिर्फ ओवरी में प्रॉब्लम है, लेकिन पीसीओएस में क्या होगा, सिंड्रोम बन जाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम ओवरी से निकल के बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगेगा, ठीक है, तब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ध्यान से समझिए। टू लो बॉडी फैट, बॉडी वेट, आपका वेट जो है, आपको वजन बहुत, या तो अंडर वेट रहेंगे तो भी प्रॉब्लम आती है, या तो बहुत ओवर वेट रहते हैं तब भी प्रॉब्लम है। अभी देखिए, वजन कम करने के लिए बहुत लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम एक्सरसाइज आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस फील करते हैं, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ले लेते हैं, और ये छोटी छोटी चीजों का जो स्ट्रेस लेते हैं, इसी के कारण होता क्या है कि हमारे जो एग बनना, ओवुलेशन का जो प्रॉब्लम है, वो वहीं पर ही जाकर प्रॉब्लमेटिक करता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिया, इसमें क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, आपका जो ओवरी से एग निकलकर जो ट्रैवल करके उधर आना चाहिए वो नहीं होगा। थायराइड डिस्फंक्शन, अब ये थायराइड का भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि जिनको थायराइड है उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता ही है। तो पहले थायराइड को नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन लगाते हैं, जब थायराइड नॉर्मल होगा उसके बाद में बोलते हैं कि आप कंसीव करिए, है ना। तो इसको मैं शॉर्ट में आगे समझाती हूँ आप लोगों को। तो और मैं अभी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी लेना चाहूंगी यहाँ पर, जिनको ये सारे चैलेंजेस थे और ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्रीमेच्योर मेनोपॉज का प्रॉब्लम होना, मतलब आपका ओवरी में लो ओवरियन रिजर्व्स, मतलब आपका 45 का एज हो गया, ओवरी में से एग बनना कम हो गए, मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ गया, तो कहाँ से पीरियड जाएगा। तो हमें 35 के एज के पहले, या तो 40, ऐसा जरूरी नहीं है, जिनके एग अगर अच्छे बन रहे हैं तो 40 के एज में भी वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे ओवरी जो है का आता है जब हमें ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब हम एक्स्ट्रा में सारी चीजें करते हैं। अभी सिम्टम्स, ओवरी खराब होने के क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या आपको सिम्टम नजर आएंगे। लिबिडो चेंजेस, अब लिबिडो चेंजेस मतलब क्या, सेक्स के समय में, अभी मैं क्लियर क्लियर भाषा में बात करूंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सेक्स की इच्छा कम हो जाना, लिबिडो चेंज मतलब आप और आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप में गड़बड़ मतलब कम हो जाना, इच्छा ना होना सेक्स करने की। उसके अलावा सर्वाइकल पोजीशन चेंज, मतलब आपको, आपका जो पीरियड्स का जो मंथली साइकिल्स का जो डेज है वो कम ज्यादा होना, या तो आपको 15-15 डेज में आना, या तो फिर एक एक 2-2 महीना पीरियड्स ना आना। सीवियर हेडेक होना, अगर आपका ओवरी में प्रॉब्लम है आपको सीवियर हेडेक होगा। माइल्ड पेल्विक पेन, आपका जैसे जो नाभि है उससे नीचे, नाभि से नीचे वाले एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होना, पेन होना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, माइल्ड माइल्ड, धीरे धीरे पेन होते रहना। और लाइट स्पॉटिंग, आपका पीरियड्स कम कम आना, जैसे अभी एक मैम ने शेयर किए थे कि कम पीरियड आता है। और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये भी एक चैलेंज होता है, कई महिलाओं को पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट में बहुत टाइटनेस आ जाती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन कि उसमें फिंगर तक नहीं रख पाते हैं, और मतलब फिंगर भी अगर हाथ भी लगाए तो बहुत ज्यादा दर्द आना ब्रेस्ट में। फिर ब्लोटिंग होना, ब्लोटिंग होना मतलब वो जो ओवरी वाले जो जगह है, मतलब नाभि से नीचे वाली जगह, वहां पर सूजन आ जाना। उसके बाद में सर्वाइकल म्यूकस चेंज, मतलब हम लोग जो भी, जब हमारा पीरियड जाता है वहां का म्यूकस जो है, मतलब एक लिक्विड जैसा निकलता है, वो उसमें चेंजेस आ जाना। मूड स्विंग्स होना, मूड स्विंग्स होना मतलब कभी आप बहुत गुस्से में रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा उदास रहेंगे, कभी नॉर्मल रहेंगे, और कभी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो ये जो मूड स्विंग्स होता है ना, ये कब होगा, जब आपके ओवरी में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, या तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तब, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर चेंज, मतलब इसमें इसका मतलब क्या कि अगर आपका मतलब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कभी बहुत ठंडा रहेगा, या तो कभी कभी एकदम बॉडी गर्म हो जाएगी। ये सारे चैलेंजेस आप लोग, हम लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पर एक पर्सन किसी का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी। कितने लोग ऐसे हैं अपने कम्युनिटी में, अब आपको हेल्प करना है किनको, जो भी आज फर्स्ट डे है उन लोगों को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे सारे चैलेंजेस थे, और कम्युनिटी में आने के बाद में उनके वो चैलेंजेस रिवर्स हो गए, बेबी कंसीव हुआ है, और पूरी और नॉर्मल डिलीवरी, मतलब नॉर्मल बोले तो बेबी कंसीव होके
अच्छे से बेबी आपके पास में आ चुका है। तो यहाँ पर मंजू मैम ने हैंड रेस किए, और बाकी भी लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स थी पीरियड से रिगार्डिंग, थायराइड से रिगार्डिंग, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए मंजू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैं कंसीव के लिए तो नहीं आई थी, मुझे ऑलरेडी दो बेबी है। पर ये जो आपने जो भी सिम्टम्स राइट नाउ बताए वो सेम मेरे साथ हो रहा था। ओके। पीसीओएस की कंडीशन थी, ओवर पेन था। और मुझे फाइब्रोडेनोसिस भी हो चुका था, जिसके वजह से 15 डेज बिफोर साइकिल के मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मतलब इतना सीवियर पेन होता था कि मैं चलना मुश्किल हो जाता था। और बाय प्रोफेशन टीचर हूँ तो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती थी। वो सारा पेन मेरा विद इन 15 डेज गया। मेरा 7 ईयर्स से वो ट्रीटमेंट चल रहा था फाइब्रोडेनोसिस का, जिसमें मुझे एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट ने बोला था कि आप ये रिमूव करा दो ओवर। सर्जरी करके। ओवरी नहीं, ब्रेस्ट के जो फाइब्रोडेनोसिस थे। ओके, ब्रेस्ट के मतलब ब्रेस्ट के फाइब्रोडेनेसिस की वजह से वो बोलते हैं ऐसा कि उसी को रिमूव कर दो। हाँ तो फिर। रिमूव करवा दो, अदरवाइज आपका कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। और मुझे फाइब्रॉइड भी बहुत सारे थे, हाँ। जिसके वजह से पीरियड्स में हमेशा प्रॉब्लम होता था। हम्म। सीवियर कंडीशन का पेन होता था, मुझे वोमिटिंग हो जाना, लूज मोशन लग जाना। हम्म। बिफोर मैरिज तो मुझे एडमिट किया जाता था, मतलब 8-10 बोतल लगनी ही लगनी है। ओके। और वो पेन में काफी सालों से। आप अंडरवेट थे क्या मैम? यस मैम। अंडरवेट थे है ना, इसलिए चैलेंजेस थे। हाँ फिर। अभी वेट भी गेन किया। और पहले पहले वेट अच्छा था, नॉर्मल था मेरा, बिफोर मैरिज भी अच्छा ही था। तो हम्म। लेकिन हमेशा यही बोलते थे, जैसे आपने कहा ना कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, आफ्टर मैरिज आफ्टर डिलीवरी, वो कैसा हम्म। कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिस दिन मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया उसके बाद जब से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया F2 के साथ, मेरा 15 डेज बाद ही आया। और उसके बाद से मैम पेन क्या होता है मुझे अब याद नहीं। मुझे वो सीवियर कंडीशन का पेन नहीं होता, और आने से 15 दिन पहले जब मैं दर्द झेलती थी, वो दर्द अभी मुझे पता ही नहीं चलता कि कब आ रहा है। मतलब अगर अभी मुझे नॉर्मल पीरियड्स आपके आके चले भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब आधे नॉर्मली जैसे घंटे होता पहले है वैसे। हल्का सा पेन होगा आने से पहले, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता मेरे वो डेज कैसे जाते हैं। अदरवाइज मुझे वैसे मरने वाली फीलिंग आती थी कि बस अब नहीं बचूंगी, इतना पेन इतना होता था। ज्यादा प्रॉब्लम था। और वो जो मैम आपने बताए थे ब्रेस्ट के कैंसर जो स्टेज शुरू हो गई थी, तो उसका क्या हुआ? वो रिवर्स हो गया पूरी तरह से? यस मैम, पूरा। मुझे ऑपरेशन वो, करने की जरूरत नहीं पड़ी? नो मैम, वो उसकी भी नहीं। मुझे एज ऑफ 35 में ही बोल दिया गया था कि यूट्रस भी रिमूव करवा दो। ओके। यूट्रस रिमूव करने के लिए भी बोल दिए थे, लेकिन करे क्या आपने? नहीं नहीं मैम, नहीं किया। सुपर सुपर। एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट था। और मुझे वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मेरा ब्लड भी खराब हो चुका था बॉडी का। मैं ट्रीटमेंट कराने गई थी, फाइब्रोडेनासिस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता था। और वो जी। ब्लड भी खराब हो चुका था, तो एवरी वीक 100 ml ब्लड निकालते थे मेरा। पूरा फेस खराब हो चुका था मेरा। ओके। फेस में मतलब टैनिंग वगैरह आ गई थी क्या मैम? नहीं मैम, अजीब सी स्वेलिंग विद इन अ सेकेंड होती थी, है मे बी अगर शेयर कर सके तो गजानन ओके, सर के क्योंकि कुछ मेरा। जिनके भी पास में मंजू मैम का बिफोर आफ्टर पिक है प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है मैम का। और जैसे मैम आप मॉर्निंग में उठते थे तो आपका फेस पूरा स्वेलिंग कर रहता था? मैम ये विद इन अ सेकेंड होता था मैम, ऐसा फेस हो ओह जाता था माय मेरा। गॉड, मुझे ये पता ही नहीं चलता था। लिप्स आईज सब स्वेलिंग दिख रहा है। बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी, मतलब कि मैं ट्रीटमेंट कुछ और कराने के लिए गई थी, फिर वो धीरे 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 मेरा पूरा बॉडी खराब हो गया। मतलब जैसे माता निकलती वैसे पूरे बॉडी में भर गया था, और वो डॉक्टर्स बताते नहीं थे कि ब्लड क्यों निकाल रहे। जी। मैम एकदम काला ट्रे भर के ब्लड, एवरी वीक 100 ml अगर ब्लड निकालेंगे तो मेरे बॉडी में कुछ क्या बचेगा। बचेगा ही नहीं, सही है। सही बोले। तो फिर अभी चीरा। राइट नाउ आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल है मैम? बढ़ गया? हाँ, नॉर्मल आया। B12 कम हो चुका था मैम, ये मैं इस आपका तरीके की निकाला हुआ ब्लड है? मैम ये ऐसा 36 टाइम निकाला गया था विद इन, ओ माय मतलब गॉड। जुलाई से नवंबर तक का ये। मैंने बस कुछ फोटोज वीडियोज है इसके, बहुत हॉरिबल। वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये प्रूफ के तौर पे लेते थे, इसलिए मेरे पास पिक्स है। मतलब बहुत बुरा था मेरा तो। बैक का तो फोटो मेरे पास नहीं है, वो डॉक्टर्स के पास है। वो तो ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, मैं सो नहीं पाती थी। माय गॉड, मतलब आप बहुत ही ऐसे कंडीशन से बाहर आए हैं मैम,
कि क्योंकि जो आपका ब्लड अगर 36 टाइम किसी पर्सन के शरीर में से हर बार 100 ml अगर निकालेंगे, बचेगा क्या शरीर में? आपको कितना दिन हो गया मंजू मैम इस कम्युनिटी में? लास्ट ईयर दिसंबर से आई हूँ मैं, 7 दिसंबर से फ्यूल स्टार्ट किया है। जी। और अभी हो गया अब आप 15 पूरे मंथ। नॉर्मल हो चुके हैं क्या मैम? यस मैम, मेरा ट्रे रखा हुआ है, मैं 25 मेडिसिन एक टाइम में लेती थी। सुपर मैम सुपर। इतना हॉरिबल ट्रीटमेंट किसी का ना हो। मैं भी, लोगों को पता नहीं होगा कि अनार का घी होता है, वो घी, अनार का घी मेरे नाक में डालना पड़ता था मुझे। अनार का घी? वो सुना नहीं होगा, ये आयुर्वेद। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है शायद, है ना? मैं मतलब ये जो करते थे इसे शीरावेद कहते थे, जो ब्लड निकालते थे, वो एक टाइम ऐसा आया था, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी में वो हॉरिबल ट्रीटमेंट से बच गई। हम्म। जिंदा जोक जो होते हैं ना, लीच, हाँ। वो बॉडी में छोड़ा जाता है। वो ब्लड आपका सब करता है, वो जब तक करेगा उसको करने देते, वो छोड़ा तो ठीक, अदरवाइज आपके बदन में नमक डाल के वो छुड़ाया जाता है। ओ माय गॉड, वो ट्रीटमेंट बताया भी था। आपने करवाए हैं? नहीं मैम, नहीं, थैंक्स थैंक्स टू दिस कम्युनिटी कि मैंने घर में बोल दिया था, अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा मैं मर जाती हूँ, मैं करूंगी नहीं। बाप, बहुत ही मतलब हॉरिबल सिचुएशन से। अभी मुझे बताइए, आपने कितना वेट गेन किया है मैम? मैम मेरा वेट फ्लक्चुएट होते रहता है। मुझे थोड़ा सा खाना पीना अगर गड़बड़ हुआ, मेरा भूख नहीं लगती है ना। हम्म। मैंने 47 से 53 तक किया था, फिर अभी राइट नो 51 है। सुपर सुपर, फिर भी बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपका मतलब आफ्टर फ्यूल आपको नाश्ता भी करना है। सुपर ट्रांसफॉर्मेशन है मैम, और सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मंजू मैम को हार्ट दीजिए, क्योंकि थैंक यू इतना सो बढ़िया मच मैम। एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मैम। अभी राइट नाउ किसी भी प्रकार की मेडिसिन खा रहे हैं क्या? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मुझे। सर ने बोला भी था एक बार और ब्लड टेस्ट करवा लो, देखते। मैंने सर वो 24 नंबर की वो जो सुई है वो ले लेके इतना मैं थक गई कि मैं राइट नाउ एक इंजेक्शन लेने के भी मूड में नहीं हूँ। मतलब आपको इंजेक्शन का नंबर भी याद आ गया, हो गया है? हमको तो पता भी मैम नहीं मैं रहता। मैम मैं लेकर आती थी, मुझे डर लगता था एक्चुअल में। मुझे उमरेठ से नागपुर जाना पड़ता था जी। ट्रेवल करके एवरी वीक, और वो मैं अकेले कर रही थी क्योंकि कितना परेशान करूंगी घर वालों को। मैं करेक्ट। स्कूल करके आती थी मैम, रात को 11 बजे वापस आती थी, कई बार 10 बजे 11 बज जाते थे मुझे वो ब्लड निकालने के बाद, अकेले आती थी। हम्म। तो बिल्कुल अभी किसी भी चीज के लिए मेडिसिन नहीं लेती हूँ, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू माई कोच। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे सिर्फ मम्मी के लिए बोला गया कि एक बार करके देखो। हम्म। अगर मैं नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहती, आप क्योंकि मम्मी के मेरे लिए आए थे लेकिन खुद के लिए करना स्टार्ट किए। सुपर मैम। तो मम्मी आप। कर रही थी, ऑलरेडी पार्ट है मम्मी। और जी। मम्मी ने सर को बोला था, गजानन सर एंड राव सर को, कि प्लीज कन्विंस करिए, क्योंकि जी। वो नहीं बचेगा। और मैं नहीं मानती थी, मेरा माइंडसेट इतना निगेटिव था, वो जो सिम्टम्स थे मैम, मैं इतनी निगेटिव थी। और मूड स्विंग्स तो मेरा इतना बुरा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो वो तो ये देखिए, मैंने जैसे बताई ना कि मूड स्विंग्स होता ही है अगर शरीर में हमारे अंदर। और हाँ, इसके लिए ना सब लोग जितने फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना घर के, उन लोगों को थोड़ा उस पर्सन को ध्यान, उसके पर्सन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग क्या सोचते हैं, कितनी चिड़चिड़ी है, इससे कोई बात नहीं करना, उससे और ज्यादा मूड स्विंग होता है। जबकि आपकी गलती नहीं थी मंजू मैम, ये जो मूड स्विंग होता है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अंदर से जो चीजें फील होती है ना, उसके वजह से मूड स्विंग होता है। हम खुश रहना, या तो फिर हमारा जो भी मतलब गुस्सा रहना, जो भी चीजें होती है वो हमारे अंदर से होती है। अगर आप अंदर से अच्छे हो तो सब बढ़िया रहेगा। लेकिन बहुत बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका थैंक एक्सपीरियंस यू सुन सो के तो मच सुपर। मैम। वो दिखाना, जी। कुछ बोलना चाह रहे थे मैम, अनम्यूट कीजिए। नो मैम, वो तो करना पड़ता है एज अ लेडी, वो बर्दाश्त करना भी पड़ता है कई चीजें। और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं नहीं कर सकती थी, तो हम्म। मैं घर पे आने के बाद या तो चुप हो जाती थी या फिर इतना रोती थी अकेले बैठकर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होती थी कई चीजें। जी। पर राइट नाउ मुझे फील ही नहीं होता, मतलब इसीलिए मैं हमेशा बहुत ही इसमें बोलती हूँ कि जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, वो मेरा इसी जन्म में 2 बार हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो और मच एवरी कोचेस एंड दिस कम्युनिटी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं क्या फील करती हूँ और मैं क्या अभी ओके, अब मैंने जो फेस आप किया है। शॉर्ट में फटाफट ये बता दीजिए कि आप ऐसा क्या क्या फ्यूल लेते हैं यहाँ पर जिसका इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन मैं आया? F2 कंटिन्यू लेती हूँ। हम्म। और मेरा B12 की वजह से आई साइड का भी प्रॉब्लम हुआ था,
तो मैं ओक्यूलर डिफेंस भी लेती हूँ सुपर। और कैल्शियम क्वालिफाई करती हूँ, कैल्शियम भी लेती हूँ। हम्म। ऐसे 2-3 और फील्ड। अपना मतलब जो फ्यूल है वो तो लेते ही हैं। ओके। बनाना ऐड करके। आपने ऑकुलर डिफेंस का नाम लिए, तो आपकी जी। आईसाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया मैम? हाँ 50% बहुत, क्योंकि मेरा बार बार हो रहा था, क्योंकि अब B12 तो रिकवर होने में मुझे बहुत टाइम क्या लगेगा जिस होता था हिसाब। आपको आंखों में? मैम मुझे दिखना ही बंद हो गया था, मॉर्निंग में उठने के बाद तो इतना ब्लर रहता था। और B12 के वजह से तो मुझे 1 के 4 वैसे ही दिखने लग गए थे। और बार बार वो चश्मे का नंबर भी बढ़ चुका था बहुत। तो आपने जब ये लिए, तो अभी वो कितने दिन से ले रहे हैं आप ऑकुलर हाँ, ये डिफेंस? थर्ड थर्ड मंथ है मेरा। ठीक है, और 50% आपका रिवर्स हो गया है ना? जी। जी। सुपर। तो अभी आप और आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये मतलब लाइफ 100% टाइम। रिवर्स। हाँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक एंड यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके मतलब इतना धांसू एक्सपीरियंस हमें न्यू गेस्ट को सुनाने के लिए मिला। सो एक और रितु मैम का एक्सपीरियंस लेते हैं, and फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि फर्टिलिटी के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है? तो रितु मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। मैं 3 महीने हो गए आ चुकी हूँ और मैं फैटी लिवर की प्रॉब्लम लेके आई थी मैम। हम्म। उसके पहले ना मुझे इतना था मैम, जैसे अभी आज हमारा पीरियड्स के ऊपर जो है सेशन, तो मुझे ना मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते थे, घर में बहुत तनाव रहता था, बच्चों को ना छोटी छोटी बात पे मैं उन पे चिड़चिड़ करती थी मैम। और हम्म। फैटी लिवर के कारण मेरा किडनी और मेरा पीरियड इतना डिस्टर्ब हो गया था। इवन डॉक्टर ने मेरा पीरियड्स टैबलेट पे डिपेंड कर दिया था, मतलब आप मंथली पूरा टैबलेट लो, जब आपको पीरियड चाहिए तब अपना टैबलेट स्टॉप कर दो। जितने दिन आपको पीरियड चाहिए उतना दिन टैबलेट मत खाइए, वापस से आप टैबलेट चालू कर दीजिए। और मेरा पीरियड्स पहले नॉर्मल था, बट जब से मुझे फैटी लिवर और उसके पहले भी मैं 3 साल मेडिकेशन पे थी, तो उसके वजह से मुझे थायराइड हुआ था। वो आयुर्वेदिक से चला गया, तो बाद में फैटी लिवर का चैलेंज आ गया, उसके बाद मुझे ओवरी में प्रॉब्लम होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चैलेंज मुझे आ गए थे मैम। तो मेरे पीरियड ना मैम 10 to 11 डे, 12 डे ऐसे रहते थे, वो रेगुलर रहते थे, नॉन स्टॉप रहते थे मैम मेरे हम्म। पीरियड्स। सीवियर पेन, सीवियर पेन रहता था, मेरा बैक पेन, मेरा बॉडी पूरा सूज जाता था। इवन खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। और कंटिन्यू ब्लड तो इतना खतरनाक जाता था। जब लास्ट स्टेज पे आ गया, मतलब जब मेडिकेशन पे मेरी पीरियड्स डाली गई, तभी ना मैम लेमन के साइज की ना क्लॉथ्स पड़ते थे। और वो भी इतने हेवी कि कभी कभी ना, मतलब बेडशीट, कपड़े, मतलब कहीं बाहर जा ही नहीं सकती थी। इतने खतरनाक वो मुझे ब्लीडिंग होती थी। उसके वजह से पेन भी इतना होता था, मेरा पूरा पेट के नीचे का एरिया रेड रहता था। और मतलब कुछ खाना भी नहीं, बच्चों को ध्यान नहीं देना, मतलब फैमिली की तरफ पूरा इग्नोर होता था। बट थैंक्स टू कम्युनिटी में, वैशाली मैम के थ्रू कम्युनिटी में एंटर की, और मुझे विद इन 1 मंथ में ही रिजल्ट आ गया मैम। मेरा एसिडिटी, मेरा माइग्रेन, और उसी के साथ मेरा वेट लॉस भी हुआ। और अभी मेरे प्रॉपर 5 डेज में अच्छे से पीरियड्स आते हैं, और वो भी पेन नहीं रहते। स्मॉल छोटा मोटा खाने में ही गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ा बहुत रहता, नहीं तो भी मालूम भी नहीं होता कि पीरियड्स कब आते हैं और कब जाते हैं करके। सेम पर रिजल्ट बहुत में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आपने बोले कि नींबू के साइज के ब्लड के क्लॉटिंग होते थे, ये तो मतलब हॉरिबल है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, उन लोगों को ही ये मालूम होगा कि ये कितना डेंजरस चीज है। एक नींबू के साइज का ब्लड का क्लॉटिंग होना, ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब शरीर में बचेगा ही क्या। लेकिन आपका ये चैलेंज कितने साल से था मैम? ये मुझे हेवी मेडिकेशन की वजह से, जब मुझे 6 महीने से मुझे ये हुआ था फैटी लिवर, उसके बाद ही वो चालू हुआ था। मतलब 2 मंथ हो गए थे मुझे मैम, 2 मंथ ओके। हो गए। तो और मेडिसिन आप जो थी हैवी मेडिसिन, वो फैटी लीवर की ले रहे थे? पहले तो मुझे ड्रग रेजिस्टेंट करके था, तो उसका मुझे 3.5 साल, हाँ 2.5 साल के करीब करीब मेडिसिन चला था। उसके बाद मुझे थायराइड हुआ, थायराइड के बाद मुझे 5-6 मेडिसिन ऐसे ही चालू थी। उसके आफ्टर मैं मेडिसिन खाना ही छोड़ दी, क्योंकि इरिटेट हो गई थी मैम, वो कंटिन्यू 6-7 साल, मतलब कुछ ये नहीं। और जब मेरा मुझे टीबी हुआ था, ट्यूमर टूबी, जिसे वो हेवी। आपने क्या क्या बता दिया? आपको थायराइड भी था, आपको टीबी भी था,
आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी है, पीरियड्स में प्रॉब्लम भी है, मतलब पूरे बीमारियों का पिटारा लेकर बैठे थे क्या मैम आप? और हाँ, मुझे बताइए यहाँ आने के बाद में कितने दिन में रिवर्स हुआ वो? ड्रग रजिस्टेंस हुआ था, उसके बाद ये सब चैलेंज आ गए थे, और तब मैं एक एक टाइम में 14 गोलियां खा लेती थी, तो खाना खाने की इच्छा नहीं रहती थी मुझे। एक टाइम में 14 टैबलेट्स, फिर दूसरे टाइम में फिर से 14 टैबलेट्स, मतलब 28 टैबलेट्स आप एक दिन में खाते थे? यस मैम, और मुझे 3 महीने तो इंसुलिन भी लगा है मैम वो टाइम में, टीबी का। इंसुलिन भी लगाए? और आज राइट नाउ कितनी मेडिसिन खाते हैं मैम? 0। 0। सुपर। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पूरा एक दिन में जो 28 टैबलेट्स खाने वाले पर्सन, और अब आज के डेट में 0 टैबलेट पर है, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये कितने दिन में पॉसिबल हुआ मैम वन यहाँ आने के मंथ बाद? 1 मंथ। 1 मंथ में? सुपर सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे मैम। और राइट नाउ मेरी बेटी का रिजल्ट अभी, जैसे अभी अब खान पान पे आप बात किए ना मैम, तब मैं बता रही, मेरी बच्ची को भी ना, छोटी उतना खाती नहीं खान बाहर का, क्योंकि उसको मालूम है कि मम्मी की कंडीशन में बताती रहती हूँ उसको। फिर भी ना कभी बाहर के गेस्ट आ जाते तो चॉकलेट लाएंगे, चिप्स लाएंगे, तो वो खाती है। और घर में भी थोड़ा मीट मांस मच्छी ज्यादा खाते थे, अभी नहीं खाते, पहले खाते थे। उसको भी ना अभी ये तो ना 5 इयर्स की वो हो गई है, तो उसको ना वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। 5 इयर्स। तो देखिए अभी ध्यान दीजिए मैम उसके तरफ। अपना जो डाइनो मतलब अपने यहाँ जो चाइल्ड फ्यूल है वो दीजिए उसको। ठीक है, दोनों टाइम आप चाइल्ड फ्यूल विद प्रोबायोटिक दीजिए उसको, स्टार्ट करिए, तो ये ये चैलेंज प्रोग्राम नहीं आएगा। की थी मैम, वैशाली मैम ने मुझे, मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया था, जस्ट आप ट्राई के लिए एक डायनो। उन्होंने हम्म। मुझे डांट के किया था पर्सनली, प्लान नहीं लिया था उसके लिए। हम्म। पर्सनली डायनो स्टार्ट किया, उसको 2 हफ्ते में उसको रिजल्ट आ गया मैम। सुपर सुपर। तो उसको भी मतलब कंटिन्यू रखिए मैम, क्योंकि मैंने बताई ना कि हमें बचपन से ही बच्चों की तरफ ध्यान देना होता है। जब उसका अभी, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल की है, लेकिन जैसे ही 12-13 साल की 14 साल की होगी, उसका पीरियड आएगा, तब फिर सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी से उसको अगर आप चाइल्ड फ्यूल देंगे ना, तो उसका मतलब वो मजबूत हो जाएगी। बोलते हैं फिर तना जब पेड़, मतलब जब पौधा जब पेड़ बन गया तब वो अच्छा फल देता है। तो आपको वैसा ही करना है, उसको मजबूती के लिए अभी से उसको डाइनोफ्यूल दीजिए। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन रितु मैम। अभी हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। आज मुझे आप लोग ना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्या? तो मैं फटाफट से बाकी की चीजें भी बताऊंगी, सॉल्यूशन भी बताऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन रितु मैम, बहुत ही बढ़िया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर। सो मैं भी फटाफट आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट डे वालों से भी बात करना है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि ओवरी में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये जो है ना, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से एग निकल कर, ये ओवरी है, यहाँ से एग निकल कर ये फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए ये यहाँ पर आता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ब्लॉकेज हुआ, अगर इधर ब्लॉकेज हुआ, यहाँ मतलब ये किसका ब्लॉकेज रहता है? देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लॉकेज इन ट्यूब्स, कि किस चीज का होता है? कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज भी हो सकता है, फाइब्रॉइड्स का ब्लॉकेज भी हो सकता है, मतलब फैट का ब्लॉकेज भी हो सकता है। उसके वजह से ये एग यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ नहीं आ पाता, या यहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके यहाँ नहीं जा पाते। तो जब ये मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से, तो फिर बेबी कैसे कंसीव होगा? तो इसके लिए भी आजकल मतलब इसके लिए भी एक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कौन सा ट्रीटमेंट है वो। तो अब और दूसरा जो एंडोमेट्रियम लेयर, अब ये जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम लेयर है ना, लाइनिंग, वो 8 mm से कम होना चाहिए, 8 mm से कम। लेकिन जब वो थिन हो जाती है, एकदम पतली, मतलब 8 mm से अगर वो ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, मोटी अगर हो गई लेयर, तो आपको पीरियड्स में क्राइम्स आते हैं, आपका मसल्स क्राइम होगा यहाँ पर पेल्विक एरिया में, और पीरियड में प्रॉब्लम आएगा। और इस समय में जो अगर एंडोमेट्रियम लेयर अगर आपकी मोटी है, तो वहां पर बेबी बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं होती वहां पर। ठीक है, तो ये एक चैलेंज आता है। एक तो मैंने मतलब फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, दूसरा एंडोमेट्रियम लेयर में थिकनेस। अब मैंने जो आपको बताई थी कि कुछ हार्मोन होते हैं, सुनिए ध्यान से इसको। हमारे ब्रेन के बीचों बीच, दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है LH और एक होता है FSH। ठीक है। अब ये जो दोनों हार्मोन हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होके कहाँ जाते हैं? हमारे नीचे ओवरी में जाते हैं। ओवरी में जाने के बाद में एग बनाने में वो मदद करते हैं। LH एंड FSH फ्रॉम पिट्यूटरी कॉज एग टू मैच्योर।
एग को बनाने में, मैच्योर करने में ये दोनों हार्मोन जो है वो मदद करते हैं। सोचिए हमारा ब्रेन कहाँ है, हमारी ओवरी कहाँ है, नाभि के नीचे ओवरी है, लेकिन ब्रेन कहाँ है, दोनों ब्रेन के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, दोनों आंखों के बीच में, एक छोटे से चने के दाने के जैसा रहता है ये ऐसा। और इसमें से दो हार्मोन रिलीज होके वो ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं, नीचे ओवरी में। वहां पर जो एग है उसको फर्टाइल करने में वो मदद करते हैं, मतलब एग को मैच्योर करने में मदद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये 1:1 के रेशियो में निकलना चाहिए। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH और FSH है ये 1:1 के रेशियो में निकलना चाहिए, तब जाकर वो फीमेल हार्मोन बनाता है और वहां से जो एग है मैच्योर होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा में निकले, मतलब अगर उसका रेशियो 3, 4, 5 ऐसा हो गया LH और FSH हार्मोन का, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन बनेगा। और तब जाके क्या होगा, हमारे जो फीमेल होती है ना उनके दाढ़ी में मोटे बाल आएंगे, मतलब आपके हार्मोन चेंज हो जाते हैं, दाढ़ी में मोटे बाल आएंगे या तो पीठ में मोटे बाल आएंगे। वो सिम्टम दिखता है कब होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH और FSH एक्स्ट्रा में निकलने लगते हैं। तो ठीक है, उसका मात्रा 1:1 में ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा में निकले तो वो मेल हार्मोन बनाने लग जाता है, जबकि हमें क्या चाहिए, फीमेल हार्मोन उस ओवरी के एग को मैच्योर करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अब PCOD हो गया, मतलब अगर आपका LH और FSH 2, 3, 4 के रेशो में निकला तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, PCOD हो जाएगा। अब PCOD के सिम्टम्स जैसे कि अभी दोनों मैम ने बताए है ना, उन दोनों को प्रॉब्लम थी, भयंकर प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में ठीक हुआ। उनको क्या क्या सिम्टम दिखते होंगे, पीरियड्स एक तो इरेगुलर हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, कई बार 1-1, 2-2 महीना पीरियड नहीं आता, स्किन में एक्ने आ जाते हैं, स्किन का जो टेक्स क्वालिटी है, या तो वहां पर दाग धब्बे आंखों के नीचे, नाक के ऊपर, गालों में ऐसे एक्ने दिखाई देगा। फीलिंग फटिगनेस, मतलब हमें बिल्कुल थकावट फील होगी, जैसे ही मॉर्निंग में उठने के बाद में 1-2 घंटा अच्छा लगता है, उसके बाद में बहुत थकावट फील होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मतलब कोशिश करते हैं काम करने की लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मैंने बताई आपको, मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ जाना, स्किन डिस्कलराइजेशन, जैसे स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाना। फिर हेयर थिनिंग, आप देखेंगे बाल एकदम पतले होने लग जाएंगे, झड़ेंगे भी और उसका टेक्सचर भी पतला हो जाएगा। फिर मूड स्विंग्स होना, जैसे दोनों मैम ने बताया कि उनको मूड स्विंग्स होता था, कभी खुश रहना, कभी चिड़चिड़ करना, ऐसा। ओवरियन सिस्ट, जो हमारा ओवरी है उसमें सिस्ट पैदा हो जाना, मतलब उसमें गुब्बारे बन जाना किस चीज के, गंदे फ्लूइड के। उसके अलावा वेट गेन और ओबेसिटी, मतलब आपका वजन बहुत स्पीडली बढ़ेगा, या किसी किसी के ऐसा होता है कि वजन एकदम स्पीडली डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और एबनॉर्मल फेशियल हेयर, मैंने जैसे आपको बताई कि फेस में एबनॉर्मल हेयर स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी में, मतलब ये जो हमारे चिन है, चिन एरिया में कड़क कड़क बाल आने लग जाते हैं, किसी किसी को ब्रेस्ट एरिया में भी बाल आते हैं कड़क वाले, मोटे मोटे, और किसी किसी को पीठ में भी आते हैं। अगर आपको ऐसे कड़क बाल आ रहे हैं चिन में, ब्रेस्ट में, या पीठ वाले एरिया में, मतलब हमारे बैक में, तो आप समझ जाइए कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, मतलब शरीर में मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से आ रहे हैं वो। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताई थी कि प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज में नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि लेडीज पूरी ओके रहती है, सारा चीजें सही रहती है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं होता, सब चीजें नॉर्मल होने के बाद में भी कंसीव नहीं होता। जैसे आज कुछ जो नए गेस्ट है उन्होंने बताया कि सब नॉर्मल है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, तो उसमें कई बार जेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, मेल इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पर्म का जो क्वालिटी है वो सही नहीं रहती। आप देखिए ये हेल्दी स्पर्म है जिसमें उसका जो स्पर्म का जो टेक्सचर है वो, मतलब जो उसका ग्रोथ है वो एकदम प्रॉपर है, लेकिन जो एबनॉर्मल स्पर्म है, मतलब अगर उनके स्पर्म एबनॉर्मल है, उसका जो मैलफॉर्म टेल है ना वो सही नहीं रहेगा। अगर ये टेल उसका सही नहीं है तो वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा। ध्यान से समझिए इसको, जब वेजिनल एरिया से एंटर करता है तो ये ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जाना चाहिए, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं है स्पर्म की, तो वो वहां तक ट्रैवल ही नहीं कर पाता, वहीं मर जाते हैं, या तो फिर उसका काउंटिंग्स करेक्ट नहीं रहते, कम स्पर्म होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है,
या तो कुछ कई लोग स्मोकिंग करते हैं, हैवी ड्रिंक्स करते हैं, गुटखा खर्रा खाते हैं, उसके वजह से इसकी जो स्पर्म का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो स्मोक करना, गुटखा खर्रा खाना, या तो फिर नींद ना लेना प्रॉपर, ट्रैवलिंग ज्यादा करना, ठीक है, ये सब चीजों की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से क्या होगा कि मेल और उसका जो ये है स्पर्म, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब मेल के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल, मतलब ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है स्पर्म का, ये क्यों हो सकता है, या तो लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब गलत लाइफस्टाइल है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, ट्रैवलिंग ज्यादा है, हॉर्मोन्स प्रॉपर नहीं है, हेल्थ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ डायबिटीज, बीपी, शुगर, ऐसे समथिंग कुछ है, थायराइड, आजकल जेंट्स में भी थायराइड होता है, जेनेटिक इश्यूज है, मतलब अगर मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, या परिवार में किसी को पहले था ऐसा प्रॉब्लम, तो आपको भी रहेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, घबराहट होना, उसकी वजह से भी होता है। फिजिकली फैक्टर्स, मतलब कई बार हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, एक्सरसाइज करना है लेकिन ओवर भी नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं भी कर रहे, ऐसा भी नहीं, और कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी ये चैलेंजेस बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी हम इसको नेचुरल वे से, अब आई बारी किस चीज की, नेचुरल वे से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगी, ये तो आपको दिखाई नहीं हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ चीजें बताऊंगी जिसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए, फर्टिलिटी मसाज भी होता है, वो जो मसाज करने वाले लोग होते हैं उन्हीं से करवाना चाहिए, जिसके वजह से उस एरिया की वो मसाज करके वो मतलब जो हमारा ओवरी वाला एरिया, वहां पर मसाज करके वो कर सकते हैं। विटामिन डी जो है सप्लीमेंट, वो लेना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी हमारे फ्यूल के अंदर है। ट्राई योगा, एक्सरसाइज, विटामिन सी सप्लीमेंट, ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे ओवरी के हेल्थ को, या हमारे हॉर्मोन्स जो हैं उसको सही रखने में मदद करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोट डाउन करने वाली बातें, क्या हमें करना है, क्या चीजें नहीं करना है। तो ध्यान से सुनिए, क्या चीजें आपको ऐड करनी है। 50, जिससे हमारा 50 से 60% तक ओवरी, ये जो फर्टिलिटी का चैलेंज है वो रिवर्स हो सकता है। तो क्या चीजें आपको करनी है, ध्यान से सुनिए। हार्मोन को लेवल में लाना है। मैंने बताई ना कि अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहे तो प्रॉब्लम आ सकती है। एलएच और एफएसएच हार्मोन 1:1 के रेशियो में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं प्रॉपर, तो क्या, तो आपका पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगा। तो अब उसको नॉर्मल करने के लिए, अब मैंने बोल तो दी आपको, लेकिन उसको नॉर्मल कैसे करना है, तो हार्मोन को नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेना है। रात की नींद, दिन में नहीं, रात की नींद आपको 7 से 8 घंटे सोना है। शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर से परहेज करिए, मतलब चीनी, शुगर, आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना है। अगर आप मीठा खाते हैं आपके हार्मोन फ्लक्चुएट होंगे, और ये दोनों के लिए बता रही हूं मैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको चीनी का सेवन ज्यादा नहीं करना है। अगर आप ज्यादा शक्कर खाते हैं आपके हार्मोन फ्लक्चुएट होंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ अच्छी रखना है, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप जो चीजें आपको पसंद है, मतलब डांस करना, गाना गाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, जो पसंद है वो करिए, लेकिन अपने स्ट्रेस को बढ़ाइए मत, उसको लेवल में रखिए, सही सही से रखिए, ठीक है। अनहेल्दी कार्ब्स मत लीजिए। ये मैं किस चीज के लिए बता रही हूँ, हार्मोन को लेवल में लाने के लिए। आपको हर अनहेल्दी कार्ब्स नहीं खाना है, फैट, ज्यादा फैट जिसमें परसेंटेज ज्यादा हो ऐसी चीजें नहीं खाना है। हमारे अगर आप अनहेल्दी कार्ब्स खाते हो तो आपको लो फील होगा, मतलब आपको टायर्डनेस फील होगी। गट हेल्थ को अच्छा रखना है। गट हेल्थ में को अच्छा रखने के लिए आप फाइबर इंटेक कर सकते हो। आपको आपके कोचेस ने बताया होंगे कि जब भी खाना खा रहे हैं उसके पहले आपको क्या खाना है, सलाद का इंटेक करना है ना, सलाद खाएंगे उसमें फाइबर मिलता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक को एड ऑन करिए। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं। तो आपको गट हेल्थ अच्छी करना है। ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, फर्टिलिटी के लिए। आपको अगर आपको कंसीव करना है तो ये बेसिक बेसिक चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि आज से आपको अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 to 8 मंथ्स हमें देना है, क्योंकि फर्टिलिटी जो चैलेंज है इसको रिवर्स करने के लिए, किसी किसी के शरीर में अगर बहुत बढ़िया पहले से सब कुछ है तो 2-3 महीने में ही रिजल्ट आता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो 7 से 8 महीना आप बिना कोच को ज्यादा डिस्टर्ब किए कंटिन्यू, जो आपके कोच बताएंगे उसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो गट हेल्थ को अच्छा करिए, फाइबर एंड प्रोबायोटिक एड ऑन करिए। फ्यूल में
फ्यूल जो है ना वो लो जीआई है। लो जीआई मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, जिसमें धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ती है और धीरे धीरे ही कम होती है। तो आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होगा। हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हमारे शरीर का, उसको सही रखना है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस सही रहेगा, आपके हॉर्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो 1:1 के रेशियो में ही निकलेंगे। 3 मील में ही रहना है, ध्यान से सुनिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत खाते हैं, मतलब बहुत नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते हैं, तो वो जो है ना वो ज्यादा काउंटिंग हो जाती है। आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये 3 मील में ही रहना है। सुबह नाश्ता करिए, दोपहर में पेट भर के खाना खाइए, जो खाना खाए दोपहर में खाइए पेट भर के, और शाम को अपना जो फ्यूल है वो लीजिए। इससे क्या होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस सही रहेगा। अगर आप बार बार खाते हैं, बार बार उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी पैनक्रिया है वो इंसुलिन को निकालेगी। अब इंसुलिन तो निकालेगी, आपने जो खाया उसको डाइजेस्ट के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन हमारे शरीर में बस जाएगा, मतलब शुगर लेवल बढ़ेगा। शुगर लेवल बढ़ा तो क्या होगा, एलएच और एफएसएच हार्मोन गड़बड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा में निकलने लगेगा। हार्मोन क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। तो इसलिए आपको हार्मोन को सही रखने के लिए इंसुलिन को सही रखना जरूरी है। इंसुलिन को सही रखने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, 3 मील में ही रहना है। 3 बार से ज्यादा मत खाइए। कुछ भी हो जाए, कोई बोलते ना थोड़ा तो चख लो, तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच खा के देख लेते हैं। बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह लाया, उसमें से कुछ तो खा के देख लेते हैं। ये ही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। और ये सिर्फ मैं फर्टिलिटी के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सभी चीजों पर लागू होता है। आप अगर डायबिटिक हैं, आपको अगर बीपी है, आप सिर्फ 3 मील में रहिए। आप अगर ओवरवेट है, 3 मील में रहिए। आप देखिए कैसे आपका सब कुछ चीजें रिवर्स होगी। क्रोमियम ऐड करना है, अगर आपको कंसीव करना है तो क्रोमियम को ऐड करें। क्रोमियम की कमी से इंसुलिन अच्छा काम नहीं करता। मतलब इंसुलिन जो है, अगर क्रोमियम नहीं है हमारे शरीर में तो इंसुलिन अच्छा काम नहीं करता, पैनक्रियाज अच्छा काम नहीं करता। इसलिए क्रोमियम ऐड करना है। क्रोमियम आपको F2 में जो है अपना F2 का जो फ्यूल उसमें भी मिलेगा, जो जिसको हमें 3 टाइम्स लेना होता है F2 के फ्यूल को। और फॉर्मूला 1 जो है वो उसमें भी 2 टाइम्स, जो हम लोग सुबह और शाम लेते हैं, उसमें भी क्रोमियम बहुत अच्छा है। तो क्रोमियम का क्या करेगा, आपके इंसुलिन को सही करने में मदद करेगा। और ऐसे कई सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका शुगर लेवल में आ गया, मतलब जिनको डायबिटीज था वो रिवर्स हो गया, जिनका जो ओवरवेट थे वो रिवर्स हो गए। संजीता मैम ने यहाँ पर हैंड रेस किए हैं, लेकिन अभी कैसा है ना संजीता मैम, वक्त को देखते हुए आपका क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस है? एक मिनट अनम्यूट कीजिए मैम। क्वेश्चन है ना, तो आपको लास्ट में बात करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? तो अभी देखिए कि किसी किसी लोगों को क्या होता है कि 3 मंथ्स में मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो स्ट्रांग नहीं है। यूट्रस स्ट्रांग ना होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जिनको भी फर्टिलिटी से रिलेटेड जो चैलेंज लेकर आए हैं, आप फॉर्मूला 1 के साथ में डाइनो का फ्यूल लीजिए। डाइनो फ्यूल क्या करेगा, डाइनो के फ्यूल में पोटेशियम, ठीक है, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की सीरीज, पूरी सीरीज है किसमें, डाइनो फ्यूल में, जो चाइल्ड फ्यूल होता है। तो आपको फॉर्मूला 1 के साथ में डाइनो फ्यूल का 1 स्पून डालना है, जिसमें पोटेशियम, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की पूरी सीरीज बहुत अच्छे से जाएगी, जिससे यूट्रस की जो वॉल है, हमारा जो यूट्रस है ना, जहां पर मैंने बताई थी कि बच्चा जहां पर आकर रुकता है और उसकी ग्रोथ होती है, वो यूट्रस की वॉल स्ट्रांग हो जाती है, और स्ट्रांग होने की वजह से फिर मिसकैरेज नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और इसके अलावा क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले प्लास्टिक का यूज करना बंद करिए। आप कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बचता है प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिए हमने। एल्यूमिनियम के बर्तन को में खाना बनाना बंद करिए। एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का जो कुकर होता है उसमें अगर हम खाते हैं या बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम जब आप देखिए जिस समय आप खरीद के लाते हो वो भारी रहता है, लेकिन कुछ कुछ साल के बाद में वही एल्यूमिनियम हल्का हो जाता है। कहाँ गया वो एल्यूमिनियम, वो धीरे धीरे गर्म होते होकर खाने के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चला गया, और वो स्लो पॉइजन का काम करता है, जो कि हमारे हॉर्मोन्स को, जो कि हमारे ओवरीज को खराब करने का काम करता है। एल्यूमिनियम को अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक की चीजों को अवॉइड कीजिए, ठीक है? और टाइट क्लोथ्स पहनना कम बंद कर दीजिए, खासकर इनर वियर्स। जितने भी अंडरगारमेंट्स हम लोग पहनते हैं उसको बहुत टाइट नहीं पहनना है, ठीक है, उसको लूज पहनिए। और लूज पहनेंगे तो जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे तरह से बनेंगे। मतलब आप देखिए किसी भी चीज को टाइट कर दो, आप उसको सांस लेने की जरूरत, मतलब वहां पर हवा ही नहीं जा रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लूज कपड़े पहनना है।
कोशिश ये करिए जब घर में आते तो एकदम लूज कपड़े पहनिए। आप बाहर जा रहे हो इट्स ओके, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन घर में आने के बाद में रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। सोते वक्त तो पूरा ही रिलैक्स करना है, मतलब लूज कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना है। सो यहीं तक था मेरा पार्ट। आज का जो फर्टिलिटी का चैलेंज मैंने आपको बताई, उसको रिवर्स करने के लिए सारी चीजें बताई। फ्यूल के अंदर में फॉलिक एसिड है, उसके बाद में विटामिन बी की सीरीज है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको सारे रिवर्स करने में, मतलब फर्टिलिटी जो कंसीव करने में बहुत हेल्प करेगा। अभी निशा किरण मैम अनम्यूट कीजिए, आपका एक्सपीरियंस है क्या, ये क्वेश्चन है। यस मैम। हेलो मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। मैम मेरा एक्सपीरियंस है और क्वेश्चन भी था मैम। पहले मैं एक्सपीरियंस बताइए, क्वेश्चन पे हम लोग बाद में बात करते हैं, लास्ट में। यस, मैंने 19 जनवरी से ज्वाइन किया है मैम इस फैमिली को। और मुझे पीसीओडी वाली प्रॉब्लम थी, यूट्रस में फाइब्राइड है मेरे। तो ओके। मुझे हैवी ब्लीडिंग होती थी मैम मुझे। हाँ। और मैं एक टीचर हूँ और मेरी ड्यूटी चुनाव में लगी थी मैम। तो उस समय मुझे इतनी, मतलब चुनाव के समय थे, मॉर्निंग में मैं वहां चली गई जहां पर मेरा बूथ था। तो बूथ में जाने के बाद मैम इतनी, मतलब ब्लडिंग हुई कि मेरे कपड़े और जिस बेंच पे मैं बैठी थी मैम, जी। वो भी पूरा रेड हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं सेकेंड डे तो मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अपने जोनल से कहा, तो मैंने कहा सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगी ड्यूटी। एप्लीकेशन दे करके मैम मैंने अपनी ड्यूटी कैंसिल करवाई थी चुनाव की। उसके बाद में घर आई मैम। मैं बहुत परेशान थी, दर्द हो रहा था मेरे पेट में। और ब्लीडिंग तो इतनी हो रही थी मैम कि स्टॉप ही नहीं हो रही थी। उसके बाद में मुझे डॉक्टर के पास में ले जाया गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद में मैम ने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए, कुछ मेडिसिन दी। तो उससे कंट्रोल हुई मैम, पर बंद नहीं हुई। ओके। फिर वहां से मैम ऐसी धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा, तो बंद नहीं हो रही थी मैम। थोड़ी कंट्रोल हो रही थी बट बंद नहीं हो रही थी वो। फिर मुझे इस फैमिली के बारे में पता चला। तो मेरे कोच है सारिक सर, तो उनने मुझे इससे जोड़ा मैम। ओके। तो उससे मुझे मैम यहाँ मुझे आराम मिला, जिससे मुझे गैस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। और जो दर्द होता था मैम, दर्द भी खत्म हो गया। और ब्लीडिंग मैम अभी हल्की हो रही है बस, बाकी क्या कहते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मैम मुझे। सुपर। तो मैम आपको कितना दिन हुआ है यहाँ इस कम्युनिटी में? 1 मंथ हो गया मैम। अच्छा, ये 1 मंथ का रिजल्ट है आपका? यस मैम। सुपर सुपर, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो इतना हैवी प्रॉब्लम्स हो रहा था ब्लीडिंग का, वो 1 महीने में यस आपका मैम। सॉल्व हो गया। और क्लॉथ भी बहुत जाते थे मैम मुझे, पर उसमें भी मुझे आराम मिल गया। हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ आकर के। और मेरे कोच तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। और इसलिए कोच के टच में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें मैं जैसे माँ अपने बच्चों का केयर करती है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोच मुझे मतलब इतना गाइड करते हैं और अच्छी चीजें बताते हैं सब कुछ। जी। सो और बहुत। ये एक क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलिए। जैसे मैं लंच करती हूँ मैम, हाँ। उसके बाद मुझे लूज मोशन होने लगते हैं। तो लंच करने से पहले आप ये नहीं लेते हैं सैलेड? सैलेड लेती हूँ मैम। कितना खाते हैं? मैम उसकी 1 कटोरी की समथिंग क्वांटिटी रहती है उसकी। नहीं, आपका वजन कितना है? मेरा अभी 59 था मैम। मतलब और अभी लगभग कम हो 60। गया, मैंने वेट मतलब अभी किया नहीं है, पर बट कम हो गया है। हाँ तो सुनिए, आपको ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। देखिए, जितना आपका वजन है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, 5 से गुणाकार करिए। सपोज लगभग 60 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, तो कितना आएगा? 300, है ना? 300 आएगा। तो 300 ग्राम आपको सलाद खाना है, काउंटिंग करके। 1 कटोरी में कुछ नहीं होने वाला। 300 ग्राम सलाद खाइए, मतलब आपके वजन मल्टीप्लाई बाय 5, जितना आया उतना आपको सलाद खाना है, और फिर ही खाना खाना है। सलाद में आप गाजर, ककड़ी, टमाटर, जो भी आपको खाना है, और या तो स्प्राउट्स हो गए, चना वगैरह हो गया, इसको स्प्राउट्स करके थोड़ा बफा के उसको खाइए, पर उसमें प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली खाना खाएंगे तो आपको लूज मोशन होगा। और मे बी आपको तो 1 मंथ हो चुका है इस कम्युनिटी में,
तो आपको बहुत सारी चीजें तो यहाँ से ऑलरेडी मिल चुकी है नॉलेज के थ्रू। तो आप सिर्फ ये करेक्शन कीजिए, सलाद का इंटेक ज्यादा करिए, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रॉपर रहेगा, मतलब धीरे धीरे से बढ़ेगा और धीरे धीरे ही कम होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो आप वैसा करिएगा, और रोटी मत खाइए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो एक मैम ने बताया कि मैं चाय बना रही हूँ, मैं आपको बताने वाली थी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें ये हमारे हार्मोन को बहुत फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि गाय भैंस का दूध लाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं फिर फर्स्ट डे वालों से बात करूंगी। गाय और भैंस का जो दूध है वो क्या करता है, गाय जो है 300 किलो की, बहुत हो गया 250-300 किलो की गाय होती है। माँ एक लेडी कितने केजी की रहती है, बहुत हो गया तो 80 किलो, है ना, अगर मोटी भी है तो 80 किलो। तो अपने मिल्क में और गाय भैंस के मिल्क में हार्मोन का कितना बड़ा फ्लक्चुएशन है, सोचिए। जो माँ का जो एक फीमेल जो होती है उसकी दूध में जो हार्मोन होता है उसमें, और गाय भैंस जो 100-200-300 किलो की जो गाय है उसके हार्मोन में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। अब आपको पता है सिर्फ एक जो मेल है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग को छोड़ के बाकी सारे लोग, सारे जानवर, कोई किसी और की माँ का दूध नहीं पीते, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं इंसान जो कि दूसरे की माँ का दूध पीते हैं। सुनंदा मैम हंस रहे हैं, बराबर है ना। तो इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। हम लोग को देखिए, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। बच्चों को दांत कब आने लगते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद आते हैं दांत, मसूड़े में दांत आते हैं ना। इसका मतलब भगवान ने हमारी रचना वैसे ही किया है कि 6-7 महीने, 8 महीने बहुत हो गया तो 1 साल आप पिलाओ, उसके बाद में बंद कराओ, उसके बाद में खाना खिलाना है, क्योंकि दांत आ गए, चबाने वाली चीजें दीजिए। तो हम फिर भी क्या करते हैं, वो अपना बंद हो गया तो गाय भैंस का शुरू कर देते हैं, कैल्शियम मिलेगा, हड्डी, विटामिन डी मिले, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सारी चीजें आप अपने सब्जी भाजी उससे दीजिए, दूध को बंद करिए, मतलब माँ का दूध भी आपको जब तक दांत नहीं आते तब तक पिलाना है, उसके बाद में आपको खाना ही खिलाना है, क्योंकि दांत आए, भगवान ने बोल दिया अब दांत आ गए उसको खाना खिलाओ। लेकिन हम फिर भी दूध पिलाते रहते हैं, कोई कोई लोग तो 2-2 साल दूध पिलाते हैं। बिल्कुल नहीं, दांत आने तक की पिलाना है, ठीक है ना। सो अभी समझ में आ गया दूध वाली चीजें क्यों नहीं लेना है। और जितने भी लोगों को चाय की आदत है ना, जब इस कम्युनिटी के पार्ट बन जाएंगे तो आपको तो ये एनर्जी ड्रिंक दिया जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है, तो वो ही आपको लेना है। और जो लोग अभी तक नहीं बने हैं तो आपको दूध वाली चाय तो बिल्कुल नहीं पीना है, शक्कर वाली चाय बिल्कुल नहीं पीना है। आप गुड़ वाली काली चाय पी सकते हो तब तक, जब तक आपके पास में एनर्जी ड्रिंक नहीं आता, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट डे वालों से बात करते हैं। सोनल मैम आपका कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे वाले वेट कर रहे हैं ना, ठीक है। सो अभी देखिए, जिनका भी फर्स्ट डे है, आपको हमारे कम्युनिटी का पार्ट क्यों बनना है, थोड़ा सा ध्यान से समझ